आज की वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10th वाले बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में आने वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। ठीक है, जैसे कि आपने पूरी NCERT कवर कर ली, उसमें मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ। उससे जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर्स के, उसके भी आप स्कोर कर सकते हैं 95 से 100 के बीच में, अगर आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं। ठीक, तो बात करते हैं आज अपनी CBSE से जो सैम्पल पेपर इश्यू हुआ है। आज हम वो वाला सैम्पल पेपर यहाँ पर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों आपको डिक्टो मिल सकते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो। ठीक, तो आज बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आपका सैम्पल पेपर। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है अल्फा बीटा आपके जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, और आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक, px² - 2x + 3p। ठीक, और इसमें एक कंडीशन बच्चों आपको और गिवन है, अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके सम ऑफ जीरोस जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल से। तो देखो बच्चों, इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस पहले कितना हो जाएगा? देखो, अल्फा + बीटा कितना होता है सम ऑफ जीरोस? -b/a। तो b क्या है इसके लिए? -2। तो माइनस और -b/a। a की वैल्यू कितनी है? p। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई सम ऑफ जीरोस की? 2/p। ठीक, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा होता है c/a। तो 3p/p। तो ये p से p कैंसिल, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको ज़्यादातर MCQ में एग्जाम पूछ लेता है। ठीक, तो देखो सम ऑफ जीरोस ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ गया, कंडीशन हमें ये दे रखी है। अब इसमें पुट कर दो, तो देखो 2/p कितना हो जाएगा बच्चों? 3 के। ठीक, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2/3। यही हमें फाइंड करनी थी। तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको कंडीशन दे रखा हो सम ऑफ जीरोस = प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के उन्हें बस पुट करना होता है, तो आपकी वैल्यू जो फाइंड करा रहा होता है वो आ जाती है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर से। तो इसमें बच्चों आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक, तो आपको उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी जब वो दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं बच्चों? इनकंसिस्टेंट। तो आपको पता है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन कौन सी होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे चैप्टर्स की, आप वहाँ पे जाके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, 2-3 वीडियो से आपके छोटी आप देख सकते हैं। तो देखो, पहली इक्वेशन क्या है? पहले तो लाइन की इक्वेशन समझो क्या होती है। लाइन की जनरल इक्वेशन यही तो होती है, ax + by + c = 0। ठीक, और हमारी इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 डज नॉट = c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों? इनकंसिस्टेंट की। किसकी कंडीशन होती है? इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये गिवन दे रखा, तो इक्वल वाले हम ले लेंगे। ठीक, तो देखो पहले तो इसे अच्छे से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, b1 की वैल्यू ये, b2 की वैल्यू ये। अब इस पूरे को इधर ले आएंगे, नेगेटिव में हो जाएगा ये, और इसे भी इधर ले आएंगे तो ये भी नेगेटिव में। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? C1 C2 की। ठीक, तो उनसे हमें मतलब नहीं, क्योंकि C1 C2 कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस कंडीशन में पुट कर दो वैल्यूज, a1/a2 यानी कि 3/2k - 1। ठीक, = b1/b2, b1 की वैल्यू 1/b2 की वैल्यू k-1 यानी y का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली अपना, तो 3k - 3 = 2k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका इससे। तो देखो सारे टर्म्स ये वाले इधर ले आओ, तो 3k - 2k, अब प्लस का 2k है इक्वल के इधर आएगा तो -2k। ठीक, -3 का -3 लिखा, और ये -1 इधर आएगा इक्वल के, तो +1 = 0। ठीक है बच्चों, अब 3k में से 2k माइनस करेंगे तो कितनी k बचेगी? 1k, और -3 + 1 यानी कि -2 = 0। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? सिंपली
2। तो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछ लेता, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की कंडीशन दे देगा, या पैरेलल लाइंस बोल देगा, या कोइंसिडेंट लाइन बोल देगा। तो आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, रेशियोज वाली टेबल। तो उससे आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं जब आपको के टर्म में पी के टर्म में आपको दे दे तब। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि x tan 60 इंटू cos 60 इज इक्वल टू देखा sin 60 और cot 60 के। तो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों एक आध क्वेश्चन आपको MCQ में ट्रिग्नोमेट्री से जरूर पूछ लेता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके। बस सिंपल आपको बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसकी सारी रेशियोज की 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की, 90, 0 की वैल्यू। तो आप ये सिंपली कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो देखो x इंटू एक्स का x रहेगा। अब tan 60 क्या होता है बच्चों आपका √3 इंटू cos 60 कितना होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू sin 60 √3/2। और cot 60 कितना होता है बच्चों आपका 1/√3। ठीक, तो देखो ये √3 से √3 कैंसिल, और इधर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई में √3/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में, मतलब 2 मल्टीप्लाई में, या तो यहाँ से 2 कैंसिल कर दो। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। या फिर आपको एक तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे MCQ में आंसर दे देगा 1/√3, या फिर ये भी कह सकता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी तरह आपका एक और ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिसमें दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो हमें फाइंड करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखो बच्चों जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे दे और इक्वल में रूट के दे दे, तो क्या करें, पहले से रूट को हटाएंगे, तो क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो देखो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। इसको √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली 2। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। अब ये इधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में 1। तो इसे यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे आपका 1। मैंने यही कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गई डिवाइड में। अब देखो बच्चों अब हमें फाइंड क्या करना है टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू प्लस में। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सिंपली एलसीएम ले लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक, अब ये साइन थीटा है, इसके अपॉन में कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस इसी तरह कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में साइन थीटा तो है, ये कॉस नहीं है। ठीक, तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1। अब नीचे कितना हो जाएगा आपका सिंपली कॉस थीटा और साइन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल ली थी 1/2 आपने निकाली, तो इसे यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1/1/2, यानी कि आंसर सिंपली आपका क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अलावा। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका स्टैटिक्स का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24, यानी मोड और मीडियन का आपको डिफरेंस दे रखा है 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन का डिफरेंस आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको मीन मोड मीडियन मतलब दे रखे हो, या उनके डिफरेंस दे रखे हो, या उन दोनों में से कोई भी दो दे रखे हो, तो देखो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका सिंपली मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपली। ठीक, अब इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन -2 मीन। ठीक, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 मीडियन थे, तो 3 मीडियन में से अगर एक हम इधर ले आए तो एक मीडियन माइनस कर देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 मीडियन। तो अब ये हमें दे रखा है, देखो मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन कितना दे रखा है, 24। इसे हम यहाँ पुट करते हैं 24, और हमें डिफरेंस बताना किसका है, हमें मीडियन और मीन का। तो मीडियन और मीन ये रखें तो 2 कॉमन ले लो, तो मीडियन माइनस मीन, तो कितना आ गया बच्चों आपको डिफरेंस 24/2 यानी कि 12। समझ में आ गई बात। और देखो आपको इसमें ये भी कंडीशन दे रखा होता कि आपको मीडियन और मीन दे देगा, आपको मोड निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर आपको मोड और मीडियन दे रखा होगा, मीन निकालने को पूछ रखा। ठीक, मतलब कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी, फिर आपको तीसरी पूछ लेगा, तो वो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लेता है 2 नंबर में। ठीक, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि साइन a + b = 1, cos a - b = √3/2, और 0 इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन आपको ये इतना सारा देख के कॉम्प्लेक्स बना देगा, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस सबको छोड़ो, आप बस ये 2 कंडीशन देखो, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली। ठीक, तो देखो पहली कंडीशन क्या है, साइन a + b इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है। ठीक, अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, 90 डिग्री की, तो सिंपली लिख सकते हैं इसे साइन a + b इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब ये इक्वल है तो कंपैरिजन करेंगे, तो साइन के एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, तो a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, 90 डिग्री। ठीक, एक इक्वेशन आपकी आ गई ये। ठीक, दूसरी आप यहाँ से बना लेंगे, इसमें क्या दे रखा है, cos a - b इज इक्वल टू √3/2। समझ में आ गई बात। अब ये फिर से लिखो cos a - b, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो बच्चों √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री। ठीक, अब ये भी कॉस में एंगल है, ये भी कॉस में एंगल है, आपस में इक्वल है, तो कंपैरिजन से ये भी कितना हो जाए, a - b = 30 डिग्री। अब ये आपकी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो आप यहीं पे लिख लो दूसरी इक्वेशन, a - b = 30 डिग्री। ठीक, अब एलिमिनेशन मेथड से साइन में चेंज करो, सिंपली आप सॉल्व कर दो, 1 + b - b कैंसिल, तो कितना हो जाए, 2a इज इक्वल टू 120, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/2 यानी कि 60 डिग्री। समझ में आ गई बात। इसी तरह अब इसे किसी में भी पुट कर दो, चाहे तो इस इक्वेशन में, चाहो तो इस इक्वेशन में, तो पहली वाली में पुट कर दो, तो a + b इज इक्वल टू 90 है। अब हमें पता चल गई a की वैल्यू कितनी, 60, तो 60 + b इज इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 - 60, तो b कितना हो गया बच्चों आपका, 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। यही आपको फाइंड करना था, ये और बी की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स बना देगा, आपको ऐसे दे देगा कंडीशन, ऐसे कंडीशन दे देगा, लेकिन क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे। ठीक, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी में सिंपली कह रहा है 2 कॉइन्स, 2 सिक्के एक साथ टॉस किए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें एटलीस्ट 1 हेड आने की, मतलब कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए। दूसरा एट मोस्ट 1 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तीसरी है 1 हेड और 1 टेल आने की। अब पहली बात तो बच्चों देखो कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, 2, तो 2 कॉइन जब टॉस किए जाते हैं तो 2 कंडीशन बनती है, तो पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। ठीक, या फिर पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और या फिर दोनों बार टेल आ जाए। यही तो 4 कंडीशन बनती है, इनके अलावा कोई कंडीशन बनती है क्या, नहीं बनती ना। तो ठीक है, देखो अब पहला पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो आना ही चाहिए। ठीक, ज़्यादा भी चल रहा है तो एक तो ये हेड आ रहा है,
इस पे भी एक बार हेड आ रहा, इस पे भी एक बार हेड आ, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, 2 बार भी चल जाएंगे, 3 बार भी चल जाएंगे, 50 बार भी चल जाएंगे, लेकिन क्या कह रहा कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ एट लीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक। और 2 कॉइन उछाल लें तो कितनी बार आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ठीक। तो एट लीस्ट मतलब एक बार हेड, तो कितनी कंडीशन बन गई आपकी 3। इसमें तो एक भी बार नहीं आ रहा, तो इस वाली कंडीशन को नहीं लेंगे, तो 3 कंडीशन बन गई आपकी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपका सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख के दिखाएंगे आप पूरी अच्छी तरीके से, ठीक, तभी आपको एग्जामिनर मार्क देगा, ठीक। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो कितने आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे कंडीशन, एट लीस्ट वन हेड के लिए 3/4, ठीक। इसी तरह अब दूसरा पार्ट कह रहा है एट मोस्ट 1 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए, एक टेल से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक। एक भी टेल ना हो तब भी चल जाएगी बात। तो देखो इसमें तो एक भी बार टेल नहीं आ रहा, तो ये वाली कंडीशन होगी, इसमें एक बार टेल आ रहा तो ये वाली भी होगी, इसमें भी एक बार टेल आ रहा तो ये वाली भी, मतलब कम से कम एक, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक बार टेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 बार है, तो इस वाली कंडीशन को छोड़ देंगे। तो इस बार भी कितनी कंडीशन बन गई, टेल के लिए एट मोस्ट 1 टेल। तो इसके लिए भी आप फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, इसके लिए भी 3 कंडीशन है, फेवरेबल अपॉन 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 3/4। अब कह रहा है ओनली ऑन 1 हेड और 1 टेल, तो 1 हेड और 1 टेल वाली सिर्फ और सिर्फ कितनी कंडीशन है, ये 2, ठीक। एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2 है ना ये, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, एक हेड और एक टेल आने की नहीं, 1 हेड एंड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइंस की इक्वेशन आपकी जनरली क्या होती है, ax + by + c = 0। अब इसे इस फॉर्म में लिखो, तो देखो पहले से लिखो -x + py - 1 = 0। एक तो ये इक्वेशन है आपकी, दूसरी क्या है px - y और -1 = 0, ठीक। अब देखो इसे मान लो a1x + b1y + c = 0, ठीक। और इसे वाले लिखो a2x + b2y + c2 = 0, ठीक। अब पैरेलल लाइंस की हम कंडीशन क्या जानते हैं, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम अपनी सिर्फ यही वाली कंडीशन ले लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट यानी कि -1, तो a1 की वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर दो -1 अपॉन a2 की वैल्यु कितनी है बच्चों, इससे देखो p, तो p = b1 कितना है बच्चों आपका, y का कोफिशिएंट कितना है p, अपॉन b2 कितना है, y का कोफिशिएंट -1, तो -1, ठीक। अब अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो p² = आ जाएगा कितना 1। समझ में आ गई बात। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1, ठीक है। यही आपका क्या है, p की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, आंसर। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका दे रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से, ये आपका एनसीईआरटी का भी शायद क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपके सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि जो क्लॉक हैंड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना वो एरिया जो मिनट हैंड के द्वारा कवर किया जाएगा कितनी मिनट में, 1 मिनट में। कितनी देरी में बच्चों, 1 मिनट में। तो देखो बच्चों हम जानते हैं पूरा एंगल थीटा कितना हो सकता है, 360 डिग्री होता है किसी भी क्लॉक का, मतलब किसी भी सर्कल का 360 डिग्री एंगल होता है, ठीक। अब पूरा एंगल 360, अब बात करते हैं 1 आवर में तो कवर करता है 360 डिग्री, तो यानी कि 1 आवर में कितना एंगल चल लेती है मिनट एंड 360 डिग्री, ठीक। और 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट = 360। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा बच्चों, 1 मिनट = 360/60, तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो 1 मिनट में एंगल कितना हो जाए थीटा 6 डिग्री, ठीक। अब हम जानते हैं कि एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पूरा एरिया वाला चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। तो θ/360 × πr²
सिंपली सी बात, ठीक। रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी 14 सेंटीमीटर की मैंने अटेंड है, तो रेडियस को क्या ले लेंगे 14। तो देखो सिंपली पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 6/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक। तो ये 6 6 36 और ये 0, ठीक। और आपका 7 2 14, ठीक। और ये 22 से भी कट जाएगा 30 और ये 11 टाइम्स, ठीक। इस 2 को भी काट दो 15 टाइम्स, तो आपका कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 14/15। तो इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका आंसर आ गया लगभग 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक। सिंपली आपको बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी का, डाइस का क्वेश्चन है ये आपका। प्रोबेबिलिटी में 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन है जो आपके मेन लॉन्ग क्वेश्चन जिससे बनते हैं। एक तो डाइस वाला हो गया आपका, और आपका कार्ड्स वाला हो गया। इनसे आपके 2-2 नंबर के और 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि आपके पास 2 डाइस हैं जो एक ही टाइम पे फेंके जा रहे हैं, थ्रो किए जा रहे हैं, ठीक। तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 8, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाइस पे जो नंबर्स आए दोनों पे उनका सम हो 8। तो पहली प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है। दूसरी बतानी है कि 13 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डाइस के सम कितना आना चाहिए 13। और तीसरी कंडीशन दे रखा लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखो बच्चों, पहला पार्ट देखते हैं। पहली बात हम जानते हैं, जब भी कोई डाइस थ्रो किया जाता है तो 1 से लेकर 6 तक आउटकम्स आते हैं। लेकिन अगर 2 डाइस थ्रो किए जाए तो कंडीशन क्या बनती है आपकी 1,1 1,2 डैश 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 कहाँ तक 1 के 6 के साथ। इसी तरह 2 का 2,1 2,2 डैश 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 2 के भी 6 के साथ। इसी तरह 3 के 4 के और इसी तरह 5 के, और एक लास्ट आती है 6 के साथ। 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 6 का 6 के साथ। तो टोटल कंडीशन आपकी कितनी आती है 36। तो टोटल आउटकम्स कितना आता है बच्चों आपका 36। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें आपकी फेवरेबल की कंडीशन में आपको सम कितना लाना है 8। तो 8 कब कब आ सकता है 1 के साथ। तो अगर हम किसी को भी ऐड करेंगे 1 के साथ 1 को करेंगे 2, तो इसी तरह 1 के साथ 6 तक भी ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा। 1 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 2 के साथ भी किसी को ऐड करेंगे तब नहीं आएगा, लेकिन 2 के साथ जब 6 को ऐड करेंगे, देखो अगर 2 के साथ 5 ऐड करें तो 7 आएगा। हमें लाना कितना है 8। तो 2 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो एक कंडीशन ये बनेगी 2,6, ठीक। एक इसी तरह बन जाएगी 3,5। अब 3 के साथ 6 को ऐड करें तो ज़्यादा हो जाएगा 9। और इसी तरह आ जाए 4 का 4 के साथ, ठीक, और 5 का 3 के साथ और 6 का 2 के साथ। यही तो 5 कंडीशन बनेगी टोटल 36 कंडीशंस में से, यही तो 5 होंगी, तभी तो इनका सम कितना आ रहा है 8, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी 8 आने की कितनी आ जाएगी बच्चों 5 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है 36। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी 13 आने की। तो देखो बच्चों 13 टोटल हमारे कितने होते हैं, एक डाइस पे 6, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 आ सकता है। दूसरी डाइस पे भी कितना आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो 6 और 6 को करेंगे ऐड तो 12। 12 से ज़्यादा तो कभी नहीं आएगा, चाहे दोनों डाइस को कितनी भी बार थ्रो करें, ठीक। हमें लाना कितना है 13, ठीक। तो ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13 आने की कितनी हो जाएगी 0। समझ में आ गई बात। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखो सम कितना आता है ज़्यादा से ज़्यादा, पहले डाइस पे भी 6, दूसरे पे भी 6, तो टोटल हो गया 12, यानी कि 12 तक आएगा और उससे कम तक आ सकता है। यानी 1 का 1 से करेंगे तो 2, 1 का 2 से करेंगे 3। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी कि सम आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 12। तो पूरे दोनों डाइस की कंडीशंस ही होती हैं लेस देन और इक्वल टू 12। तो टोटल कंडीशंस पी, यही वाली पूरी लाइन लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू 12। तो कितनी कंडीशन होती हैं, सारी की सारी कैसी होती हैं, लेस देन होती हैं 12 से छोटी होती हैं या फिर 12 के बराबर होती हैं। तो कितनी होती है 36 अपॉन
36। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका फिर से आपका एक दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें क्या कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और a प्लस 1x प्लस बी। ठीक, इसके जीरोस आपको गिवन है कौन कौन से, 2 एंड -3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको जीरोस दे रखे हों तो आपको वो पहले पॉलिनोमियल पुट करके देखते हैं। ठीक, तो p 2 लगाने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो x की जगह 2 लगाओ, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए ना। ठीक, तो देखो वैल्यू पुट कर दी है सारी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 2a प्लस b और प्लस 6 को हम उधर ले जाएं 0 के, तो क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू -6। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसी तरह इस वाले को पुट करो, p -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो देखो चेक करो बच्चों, -3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब देखो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसके साथ तो -3 है और -3, ठीक, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, -3a और 9 -3 -6, और पहले b का लिख लो आप, b। अब 9 में -3 जाएंगे तो 6 बचेगा प्लस का, और इधर आ गया तो ये भी किसका हो जाएगा, -6। ये आपकी क्या कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। ठीक, अब आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आप इन्हें एलिमिनेशन एंड मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। देखो सिंपली, बहुत सिंपल सी बात है। यहीं पे देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू 6 है आपका। ठीक, अब इसे भी लिखो 3a प्लस, ठीक, यहाँ पे क्या है -6। ठीक, और ये क्या हो गया 3a प्लस b, यहाँ पे -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। समझ में आ गई बात। तो देखो अब यहाँ पे आप साइन चेंज करो, क्या चेंज करो, साइन हमेशा कैसे चेंज करते हैं, जो लास्ट वाली जो इक्वेशन नीचे लिखी होती है एलिमिनेशन मेथड में उसके साइन चेंज करते हैं। तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक, और प्लस का यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और फिर बाद में यही साइन आपके वैलिड होते हैं। ठीक, मतलब फिर ये वाले साइन नहीं लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम यही वाले साइन लेंगे इस इक्वेशन के लिए, नीचे वाली के लिए। ठीक, तो 2a और 3a प्लस करो, कितने हो गए 5a। ठीक, और प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा -6 और प्लस 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, 0। ठीक, a की वैल्यू 0। अब a की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब वो आप चाहे इस वाली इक्वेशन पुट कर दें, चाहे इस वाली, जो हम पहली वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू 0। तो पहली इक्वेशन क्या थी, देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, यही तो पहली इक्वेशन है आपकी। अब इसमें a की जगह पुट कर दो 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस b इज इक्वल टू -6। तो 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, कितना हो जाएगा b इक्वल टू -6। यह भी हमें फाइंड करना था a और b की वैल्यू। ये ज़्यादातर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपका 4 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, आपके पास कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, एंड अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, यानी कि जो कोन है उसकी भी सेम हाइट है और सेम डायमीटर है। समझ में आ गई बात। इज हॉलोड आउट, मतलब वो इससे बाहर निकाल लिया जाता, मतलब काट के बाहर निकाल लिया जाता। देन हमें फाइंड करना है वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है इसका, उसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। तो पहली बात, हमें इसके लिए पहले इसकी स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, एल की। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमें पता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट में h² प्लस r²। हाइट कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर, रेडियस 5 है तो 25, तो कितना हो जाए 169, यानी कि ये हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो स्लैंट हाइट हमें पता चल गई 13 सेंटीमीटर एल की वैल्यू। तो अब हम फाइंड करेंगे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, रिमेनिंग सॉलिड का, यानी कि अगर हम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो रिमेन बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल। तो देखो बच्चों, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, समझ में आ गई बात। ठीक, तो देखो,
अब सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए सिंपली, इसी से आपके ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है, 6-6 नंबर के। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस खून का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसमें से पूरा पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो आप एक ही बार में, तो 1 माइनस 1/3। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ले लो पूरा 25, हाइट कितनी 12। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 3 - 1 यानी कि 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। समझ में आ गई बात। अब बस आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो आपका जो कैलकुलेशन आपकी आए वो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अब बात करते हैं इसके किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का, जो बचा हुआ पार्ट होगा। तो बची हुए पार्ट में देखो कोन को बाहर निकालना है इसमें से, इस पूरे फिगर में से। तो कोन को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना बचेगा, एक तो इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि इस पूरे सिलेंडर का सी एस ए प्लस इसका ये वाला पार्ट और नीचे का एरिया, ठीक, प्लस एरिया ऑफ सर्कल एक, ठीक। साथ में अब हम किसे माइनस कर दें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों पूरी कैलकुलेशन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल। बस सिंपल सी आपको वैल्यू स्पॉट करनी है। देखो अब क्या हो तो आप इसे सॉल्व करने के लिए पाई आर पूरे में कॉमन ले लो, ठीक है। कितना बचेगा 2h, इस वाले में 2h बचेगा प्लस इसमें बचेगा आर, इसमें क्या बचेगा माइनस एल, ठीक। सारी वैल्यूज पुट करो तो 22/7, रेडियस कितनी है 5, 2 इंटू हाइट कितनी है 12 माइनस रेडियस 5 सॉरी प्लस रेडियस 5 और माइनस लेंथ हाइट कितनी है ये आपकी 13। अब बस कैलकुलेशन आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5, इधर कितना हो जाएगा 24 और 5 29 और 29 में 13 आएंगे कितने बचेंगे 6 और 1 16, तो ये है 16। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आपको क्या आ जाएगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये था आपका सैम्पल पेपर। अब मिलेंगे आपको अगले सैम्पल पेपर में। यहाँ तक आपने पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने देखे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के और जो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस आज हमने देखे, ठीक है। अगले वाले चैप्टर में हम और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स लाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने चैनल के साथ, ठीक है बच्चों।